ये जो पीआईबी देख रहे हो ना आप, ये सरकारी वेबसाइट होती है जिसपे आपको डॉक्यूमेंट को शॉर्ट बना के देते हैं। हमने कुछ एस्टिमेट्स की बात की थी बजट में, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और एक्चुअल एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट का मतलब इस साल हम इतना खर्चा करेंगे, इस साल हम इतना कमाएंगे, होने वाली चीज। रिवाइज एस्टिमेट का मतलब फरवरी में प्रेजेंट कर रहे हो बजट, फरवरी में अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जब 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था? फाइनेंशियल 25 24-25 वाला। तो वो रिवाइज का मतलब होता है कि आज 1 फरवरी 2025 को मैं आपको बता रही हूं कि हमने कितना पैसा खर्च कर दिया है और कितना बच गया है। रिवाइज्ड। अभी फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ, अभी 2 महीने बाकी है, फरवरी और मार्च के। तो जनवरी तक हमने कितना खर्चा किया, जितना हमने पैसा लिया था तुमसे, तो रिवाइज एस्टिमेट ज्यादा होता है, वो खर्चा ज्यादा होता है जितना बजट में दिखाते हो आप। और फिर होता है कि एक्चुअल एस्टिमेट, वो उस साल का होता है जो फाइनेंशियल खत्म हो चुका है, कि इस साल में एक्चुअली कितना खर्चा किया। वो होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2025 24-25 के साल में आप 23-24 के साल के एक्चुअल एस्टिमेट दिखाते हो। ठीक है, तो हर बजट में वो 4 किस्म के एस्टिमेट होते हैं। अब इस साल के बजट एस्टिमेट कितना करेंगे, कह रहे हैं कि इस बारी का हमारा जो रिसीट होगा अदर देन बोरोइंग, जो हमारा मतलब लोन से ना उठाते हुए जो हमारा अपना पैसा होगा, वो होगा 34 लाख करोड़, यानी तकरीबन 35 लाख करोड़, तकरीबन 35 लाख करोड़। आपको हल्का फुल्का आइडिया हो कितने लाख करोड़ है, बस एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। 35 लाख करोड़ याद रहे तो 30 लाख करोड़ के आसपास भी बोलोगे तब भी चलेगा। और खर्चा कितना है? 50 लाख करोड़ से ज्यादा। डिफरेंस कितना है? तकरीबन 15 लाख करोड़ का, यानी 15 लाख करोड़ हमें बोरो करना पड़ेगा। अपना पैसा तो कितना है? सिर्फ 35 लाख करोड़। खर्चा कितना कर रहे हैं? 50 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ का उधार उठाना पड़ेगा मार्केट से। जितने का उधार उठाते हैं उसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। द बोरोइंग्स आर कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला याद है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये हल्का फुल्का आइडिया है। टैक्स रिसीट्स, जितना टैक्स से कमाने वाले हैं, तकरीबन 28 लाख करोड़ है। फिस्कल डेफिसिट जो है, इसमें हर बजट में टारगेट होता है, और डेफिसिट जितने भी हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बजट कहता है कि इस बारी हमें एक्सपेक्टेशन है कि जितना भी हमारा फिस्कल डेफिसिट आएगा वो 4.4% ऑफ जीडीपी से क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है ना? ये याद रखने वाली चीज है एग्जैक्ट, ये आपको एग्जैक्ट याद रखनी पड़ेगी कि इस बजट ने कितना फिस्कल डेफिसिट बोला है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। 4.4। ये प्रोजेक्टेड होता है, इतना ही नहीं आता, प्रोजेक्शन है कि इतना हम कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल डायरेक्ट बन सकता है, आपका बैच जेकेएसएसबी वाला है कि पीएसआई वाला? जेकेएसएसबी वाला भी है, पीएसआई में भी शायद पूछे ना पूछे, बट एसएसबी में पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वो पैसा जिससे एसेट क्रिएट हो रहे हैं या फिर लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, वो हमारा है 11 लाख करोड़ के करीब। अब आते हैं सबसे पहला फोकस अन्नदाता पे। हमने कहा था 4 फोकस हैं, कौन कौन सा? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो अन्नदाता के लिए क्या हो रहा है? एक स्कीम नई आई है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इसमें क्या कर रहे हैं? ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब कि वहां पर यूनिट एरिया कम प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्टिविटी थी पर यूनिट एरिया की, इतने सारे प्लॉट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, जहां पर 100 केजी प्रोड्यूस होना चाह रहा था वहां 50 ही हो रहा है। तो उस पर फोकस करके उनको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देखिए, उनको फर्टिलाइजर देखिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करके वहां की यील्ड बढ़ाने की बात चल रही है। तो ये आ गया प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, कृषि योजना। फिर आ गया बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस। रूरल डेवलपमेंट सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस एरिया होता है। तो यही 10-100 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर आप पीएम धन धान्य कृषि योजना कर रहे हो, वहीं पर रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें करने वाले स्टेट्स के साथ। क्या करने वाले हैं हम? स्किलिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे वहां पे, ताकि वहां पे रूरल इकोनॉमी डेवलप करे। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। हमारे यहाँ पल्सेस प्रोड्यूस तो हो रही हैं, लेकिन इतनी नहीं हो रही जितनी हमारे होनी चाहिए। तो सरकार कह रही है कि क्यों नहीं हो पा रही, हम इसमें हेल्प करेंगे फार्मर्स की, ताकि पल्सेस को हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हम खुद बना पाए इनको।
तो 6 ईयर एक मिशन प्लान लॉन्च कर रहे हैं, कहते हैं मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जिसमें 3 दालों पे फोकस रहेगा प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे, तूर, उड़द और मसूर। ये 3 याद रखने की कौन से 3 फोकस दालें हैं जो इस बजट में बताई गई हैं। क्या क्या है? तूर, उड़द और मसूर। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का। तो क्या कर रहे हैं हम, उन फ्रूट्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और पोस्ट प्रोडक्शन हार्वेस्ट के बाद जो ज़ाया हो जाते हैं फ्रूट्स सड़ने की वजह से, इंडिया में पोस्ट प्रोडक्शन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसेसिंग वगैरह ऑफर कर रहे हैं। अगर प्रोसेस कर दोगे, फॉर एग्जांपल अचार बनाते हो, उसको प्रोसेस कर देते हो तो बड़े लंबे टाइम तक सेव हो जाता है। सब्जी रखोगे पड़े पड़े सड़ जाएगी, अचार को प्रोसेसिंग करते हो वो बड़े लंबे टाइम तक सेव हो जाती है। सिमिलरली ये टमाटर को सॉस बना देते हो बड़े लंबे तक सेव हो जाती है। तो सब के लिए प्रोसेसिंग और फार्मर्स को एक अच्छी कीमत देना कि तुम पल्सेस बनाओ, उगाओ, हम तुम्हें अच्छा प्राइस देंगे अगर तुम्हें मार्केट में नहीं मिलेगा तो। मखाना बोर्ड, मखाना समझते हो? इंडिया में मखाने की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई जब से डाइटिशियंस ने मखाने को एक हेल्दी स्नैक बोला। अब इतना प्रोडक्शन बढ़ गया है कि अब एक मखाना प्रोडक्शन के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है बिहार में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं पर होती है मखाने की, उसको फॉक्सनट भी कहते हैं। तो मखाना बोर्ड डेवलप किया जा रहा है बिहार में। सवाल आ सकता है कहाँ डेवलप किया जा रहा है? बिहार। मिशन, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड्स का मतलब होता है हाइब्रिड करके ऐसे सीड्स डेवलप करना जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसमें अच्छा रेजिलियंस होता है। तो ऐसे 100 नए वैरायटी ऑफ सीड्स को सरकार प्रमोट करेगी और बनाएगी। फिशरीज, अब क्या है ना, जो जितना भी फिशरीज अलाउड है इंडिया में समुंदर में, तो समुंदर में होती हैं कुछ चीज़ें को कहते हैं कोरल रीफ्स। पता है वो क्या होते हैं? कोरल रीफ्स में जितना समुद्री जीव जंतु है 25% जीव जंतु वहीं रहते हैं कोरल रीफ्स में। अब जब वो मछली का जाला डालते हैं नीचे समुंदर में, तो उससे वो रीफ भी खराब हो जाते हैं। कोरल रीफ्स स्ट्रक्चर होता है ऐसे हाथ जैसे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, कैल्सिफिकेशन होती है, तो वो खराब हो रहा है, उसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम पे फर्क पड़ रहा है। तो सरकार कह रही है कि हम सस्टेनेबल हार्नेसिंग करेंगे, कि उनके जाले वगैरह की वजह से या जो प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रहे हैं उससे मरीन इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। और साथ ही साथ उनका फोकस एरिया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड है, जिसके इर्द गिर्द ये फिशिंग करेंगे। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, एक 5 साल का मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिसमें कॉटन की वैरायटीज को इंप्रूव किया जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी। एक यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है। आपको पता है यूरिया जो है फर्टिलाइजर्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंडिया में प्रोडक्शन कम होती है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आसाम में यूरिया प्रोडक्शन का प्लांट बना रहे हैं।